सेवा क्षेत्र को देख लेते हैं। तो भारत के सेवा क्षेत्र को व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत देखभाल जैसी संपर्क गहन सेवाओं और गैर संपर्क गहन सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वित्तीय, आईटी, पेशेवर, संचार, प्रसारण और भंडारण सेवाएं शामिल हैं। फिर वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था जीवीए में लगभग 55% हिस्सा है। कितना है? 54.7। फिर 2024 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है 7.6 की। दशकीय वृद्धि दर महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले 10 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर का अनुभव किया है। फिर आगे चलें अपन। तो विश्व निर्यात में हिस्सेदारी, भारत सेवा निर्यात में 5वें स्थान पर रहा है और 2022 में वैश्विक वाणिज्य सेवा निर्यात में 4.4 का योगदान दिया है। उसके बाद अपन आगे चलें तो वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 44%। सर्वाधिक निर्यात कंप्यूटर व व्यावसायिक सेवाओं का हुआ है। फिर 31 मार्च 2024 तक कुल 16,91,495 सक्रिय कंपनियां हैं, जिसमें सर्वाधिक सेवा क्षेत्र 65% से जुड़ी हैं। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक व्यावसायिक क्षेत्र 28 से जुड़ी हैं। तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक व्यावसायिक क्षेत्र 28% से जुड़ी हैं। फिर वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 से बढ़कर 2023 में 6% हो गई है। तो डिजिटल रूप से अगर हम कोई सेवा दे रहे हैं तो उसमें हम 6% हो गए हैं। ठीक है। अब सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्त पोषण के स्रोत क्या हैं? तो बैंक ऋण, वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है और हर महीने सालाना वृद्धि दर 20% से अधिक रही है ठीक है। फिर बाहरी वित्त पोषण, तो यूएनसीटेड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के लिए सेकंड बड़ा मेजबान देश है। ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए चौथा बड़ा देश है और एफडीआई अन्य वृद्धि में भारत का 15वां स्थान है। तो जो जो अंतर्राष्ट्रीय योजना है ना उनके लिए तो वित्त आ रहा है, उसमें तो सेकंड है। ग्रीनफील्ड योजनाओं के लिए है, उनमें चौथे हैं और एफडीआई के लिए 15वें। ठीक है। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्त वर्ष 2024 में उच्च ब्याज दरों, भू राजनीतिक संघर्ष और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण एफडीआई इक्विटी प्रवाह में गिरावट देखी गई है, तो गिरावट हुई है। फिर ईसीबी बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वित्त वर्ष 2024 में कुल बाहरी वाणिज्यिक उधार ईसीबी प्रवाह में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी 53% थी। तो अपन ने एक्सटर्नल वो कमर्शियल बोरोइंग की है 53%। ठीक है। फिर वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी 20.18 लाख करोड़ संग्रह हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% दर्शाता है। फिर आतिथ्य व पर्यटन में देखें तो विश्व रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत रहा है 39वें स्थान पे। फिर विदेशी मुद्रा आय कितनी रही है अपनी? दो इसमें वृद्धि हो गई है कितनी? 2022 में 1.58% हो गई है। फिर पहल क्या करी है अपन ने? प्रसाद योजना लाए हैं तीर्थ यात्रा के कायाकल्प के लिए और आध्यात्मिक संवर्धन के लिए। ठीक है, अभियान है ये। फिर स्वदेश दर्शन 2.0, तो ये एकीकृत पर्यटन स्थल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो एकीकृत पर्यटन स्थलों का विकास करना है। फिर अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाकर्ता प्रमाण पत्र कार्यक्रम, तो ये क्या है? ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल पर्यटक सुविधाकर्ताओं को प्रशिक्षित और विकसित करता है ये, तो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से। ठीक है, तो पर्यटकों को बताता है कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर है अन्य पहल क्या क्या है, जैसे कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत पर्व 2023, ई मार्केट पैलेस, आतिथ्य का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस निधि पोर्टल। तो ये पहले देखो, एक तो ये है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हुआ, फिर भारत पर्व 2023, फिर ई मार्केट प्लेस, आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस निधि पोर्टल, फिर एक साथी, आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन और जागरूकता प्रशिक्षण के लिए प्रणाली है साथी। तो ये सब अपनी अन्य पहले निधि, साथी, फिर पर्यटन मार्ट। फिर रियल एस्टेट में देखें तो जीवीए में योगदान कितना है?
तो पिछले दशक में रियल एस्टेट ने जीवीए में 7% से अधिक का योगदान दिया है और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवास ऋण फाइनेंशियल ईयर 2012 से फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बढ़ गया है। फिर वित्त पोषण तो परंपरागत रूप से बैंकों ने आवास वित्त पर अपना वर्चस्व बनाए रखा है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने भी पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बैंकों सब ज्यादा देते हैं इसमें, जो घरों के लिए जो ऋण देते हैं ना, उसमें सब ज्यादा बैंक देते हैं। फिर विकास में योगदान देने वाले कारक तो तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आय, सकल परिवारों में वृद्धि। तो तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आय, एकल परिवारों में वृद्धि, नए बाजार में प्रवेश करने वाले घर स्वामित्व की इच्छा, लॉकडाउन के दौरान प्रबल हुई डेवलपर्स और खरीदारों के लिए बेहतर वित्तीय विकल्प। फिर पहल क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है, ब्याज छूट प्राथमिक मांग पक्ष चालक रही है। तो ब्याज छूट है इसमें, प्राथमिक मांग पक्ष चालक रही है। फिर रियल एस्टेट विनियमन विकास अधिनियम रेरा लाए हैं, पारदर्शी जवाबदेही वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है रेरा। फिर भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसमें लेन देन की पारदर्शिता में सुधार करता है, स्वामित्व संघर्ष को कम करता है। फिर आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूति आरएमबीएम, तो ये एनएचबी द्वारा वित्त पोषित सीमाओं को संबोधित करने के लिए है, ठीक है। फिर निवेश निधि तो किफायती आवास निधि, किफायती तथा मध्य आय आवास के लिए विशेष विंडो निवेश निधि, सह उधार मॉडल और शहरी अवरचना विकास निधि। फिर नीति सुधार तो जीएसटी, दिवाला और दिवालियापन संहिता। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं तो विकास दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013 में 3.2 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 5.9% हो गई है। फिर महामारी के बावजूद इन सेवाओं ने वित्त वर्ष 2021 में 10.4% की वृद्धि हासिल की है। तो ये विकास दर रही है। फिर भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर दुनिया की 16% एआई प्रतिभाओं के साथ भारत एक नवाचार केंद्र है। फिर भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र बढ़कर कितने हो गए, 1580। फिर कुल सेवा कार्यबल का 42% से अधिक कार्यबल अनुसंधान व विकास में लगा हुआ है। फिर पहल क्या क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी। फिर एक है पहल क्या है, तो जीपीआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार विकास उपयोग को इस तरह से निर्देशित करने के लिए स्थापित की गई है जो मानवाधिकारों और इसके साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। फिर ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तो डीप टेक स्टार्टअप की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक ढांचा है। स्टार्टअप के शुरुआती चरण, बीज और विकास चरणों का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड बनाया है। फिर ड्रोन शक्ति कार्यक्रम तो ईवी संबंधित पूंजीगत वस्तुएं और मशीनरी के लिए सीमा शुल्क में छूट। फिर फ्यूचर स्किल प्राइम तो आईटी पेशेवरों के कौशल को उनकी आकांक्षाओं और योग्यताओं के अनुरूप निरंतर बढ़ाने की सुविधा के लिए एक मिटी और नासकॉम पहल। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 तो उद्योग 4.0, एआई, रोबोटिक्स, फिर मैक्ट्रोटॉनिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए। फिर फ्यूचर स्किल प्राइम तो अपन ने देख लिया। फिर एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म एरावत। तो एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म एरावत, यह एक एआई सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक पुणे द्वारा स्थापित किया गया। जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में घोषित शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 75वां स्थान हासिल किया है इसने। फिर डिजिटल स्किलिंग कार्यक्रम तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। फिर जीआई क्लाउड मेघराज तो इस पहल का उद्देश्य देश में क्लाउड पारिस्थितिकी तंत्र के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सभी विभागों मंत्रालयों को क्लाउड पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना है। फिर स्टार्टअप के लिए देखें तो स्टार्टअप की संख्या बढ़कर हो गई है 31,000। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो गए हैं 1.25 लाख। सर्वाधिक स्टार्टअप एडटेक शिक्षा से जुड़े हैं
भारत टेक स्टार्टअप में तीसरे स्थान पर है। भारत में विश्व की 16% नवाचार प्रतिभाएं हैं। फिर दूरसंचार, तो वर्तमान में टेली घनत्व है 85.7, इंटरनेट घनत्व है 68.2, और भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले 5G नेटवर्क में से एक है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले 5G नेटवर्क में से एक है। विकास में योगदान देने वाले कारक, डेटा लागत में उल्लेखनीय गिरावट, प्रति ग्राहक औसत वायरलेस डाटा उपभोग में वृद्धि, ये सब है। फिर पहल, तो 5G टेस्ट बैंड 2022 में लॉन्च की गई, शिक्षा और उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। फिर आगे देखें अपन, तो भारत 5G पोर्टल दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और ज्ञान साझाकरण का समर्थन करता है। फिर भारत 5G विजन, तो मार्च 2023 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 5G तकनीकों को विकसित और तैनात करना है। फिर भारत 6G मिशन, तो 6G विजन था वो, सॉरी। और 6G मिशन क्या है, चरणबद्ध उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए शीर्ष परिषद की स्थापना की गई है। फिर संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार, तो एजीआर समायोजित सकल राजस्व की तर्कसंगत परिभाषा, एजीआर की तर्कसंगत परिभाषा की बात करता है। फिर स्पेक्ट्रम से संबंधित सुधार, जिसमें साझाकरण, व्यापार और उपयोग शुल्क को तर्कसंगत बनाना शामिल है। सुरक्षा उपायों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति। दूरसंचार अधिनियम 2023 स्पेक्ट्रम असाइनमेंट सहित दूरसंचार कानूनों को समेकित करता है। फिर दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण के लिए यूएसओएफ से वार्षिक संग्रह का 5% आवंटन। फिर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि स्टार्टअप, एमएसएमई, शिक्षाविदों और उद्योग की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ 2022 में स्थापित। फिर ई कॉमर्स, तो वृद्धि, भारतीय ई कॉमर्स के 2030 तक $350 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। वर्तमान में खुदरा बाजार काफी हद तक असंगठित है। ई कॉमर्स सहित आधुनिक खुदरा अगले 3 से 5 वर्षों में कुल खुदरा का 30 से 35% तक बढ़ने का अनुमान है। फिर वृद्धि में योगदान देने वाले कारक, तकनीक की प्रगति और विकसित होते व्यवसाय मॉडल, तो डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ओडीओपी, ओएनडीपी जैसी सरकारी पहल। फिर नए विदेशी व्यापार नीति और एफडीआई सीमा में डील। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इसको देखते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो यह है एक पहल है जिसका मकसद डिजिटल नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। यह एक खुला प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क है। ओएनडीसी के जरिए बिना किसी बिचौलिए या मध्यस्थ के विक्रेता सीधे ग्राहकों को अपने उत्पाद बेच सकता है। ओएनडीसी से जुड़ी कुछ खास बात, तो ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईटी की एक पहल है। यह लाभकारी संगठन है। मकसद डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना है। मकसद छोटे व्यापारियों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना है। मकसद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच परिचालन के स्तर को समान बनाना। ओएनडीसी पर खाने के अलावा ग्रोसरी, होम डेकोरेशन और अन्य सामान भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। ओएनडीसी का बीटा चरण चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में शुरू हो चुका है।